चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर चलते हैं। हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की 4.5 अरब साल पुरानी कहानी के सफर पर। ये एक ऐसी दास्तान है जो धूल के बादलों से शुरू होती है और आज इस पल पर आकर खत्म होती है। तो तैयार हो जाइए, हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं। अच्छा, शुरुआत एक हैरान कर देने वाले फैक्ट से करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अभी कोई जहां कहीं भी है, आराम से बैठा है या खड़ा है, वो जगह हमेशा से ऐसी शांत और स्थिर नहीं थी। अरबों साल पहले यही जगह उबलते हुए, दहकते हुए लावा का एक समंदर हुआ करती थी। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत थी। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले चैप्टर से, हमारे ग्रह का वो हिंसक और आग से भरा जन्म। तो हुआ ये कि सब कुछ एक जबरदस्त धमाके से शुरू हुआ। पास में ही एक तारे में विस्फोट हुआ और उससे निकली एनर्जी ने धूल और गैस के बहुत बड़े बादल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। इस खिंचाव यानी ग्रेविटी ने बीच में इतनी ज्यादा गर्मी और दबाव पैदा किया कि हमारे सूरज का जन्म हो गया। और जो मलबा बच गया, उसका क्या हुआ? वो आपस में टकराता रहा, जुड़ता रहा और धीरे धीरे हमारे सौर मंडल के ग्रह बन गए, जिसमें हमारी नई नवेली पृथ्वी भी शामिल थी। लेकिन हमारी पृथ्वी तब अकेले नहीं थी। मंगल ग्रह के साइज का थिया नाम का एक और ग्रह भी लगभग उसी रास्ते पर घूम रहा था। और फिर हुई एक महाविनाशकारी टक्कर। ये टकराव इतना जबरदस्त था कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और उसने हमारे ग्रह के चारों तरफ एक रिंग बना ली। और जानते हैं, वही मलबा धीरे धीरे जुड़कर हमारा चांद बन गया। उस टक्कर के बाद पृथ्वी बस पिघली हुई चट्टान का एक आग का गोला थी। तो सवाल ये है कि ये बंजर दुनिया एक ऐसे ग्रह में कैसे बदली जहां जीवन पनप सके। चलिए कहानी के अगले हिस्से में यही समझते हैं। इसका जवाब एक बार फिर अंतरिक्ष से ही आया। लाखों सालों तक हमारी पृथ्वी पर उल्कापिंडों की जबरदस्त बारिश होती रही। अब ये सुनने में तो तबाही जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये उल्कापिंड अपने साथ कुछ कीमती तोहफे ला रहे थे। वो अपने साथ पानी लाए, नमक लाए और जीवन के लिए जरूरी दूसरे मिनरल्स भी। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होती गई और ये सारा पानी उस पर जमा होकर बड़े बड़े महासागर बनाने लगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीवन की शुरुआत जमीन पर या सूरज की रोशनी में नहीं हुई। ये हुई महासागरों की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी जगहों पर। वहां ज्वालामुखी के मुहानों के पास, जहां से गर्मी और केमिकल्स निकल रहे थे, पहले सूक्ष्मजीवों ने यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जन्म लिया। यही थे हमारे सबसे पुराने पूर्वज। लेकिन ये छोटे छोटे जीव सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं आए थे। वो तो पूरी की पूरी क्रांति लाने वाले थे। उन्होंने पूरे ग्रह को बदलने का काम शुरू कर दिया। कह सकते हैं कि यहीं से जीवन ने पृथ्वी की कमान अपने हाथों में ले ली। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रह ने सिर्फ जीवन को जगह नहीं दी, बल्कि जीवन ने इस ग्रह को पूरी तरह से बदल दिया। इन नन्हे से जीवों का जो असर होने वाला था ना, वो किसी भी एस्टेरॉयड की टक्कर या ज्वालामुखी से कहीं ज्यादा बड़ा और स्थायी था। फिर आया कहानी में एक नया ट्विस्ट। कुछ बैक्टीरिया ने सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदलने का एक नया तरीका सीख लिया। इस प्रोसेस का एक बाई प्रोडक्ट था एक बेकार गैस जिसका नाम था ऑक्सीजन। पहले तो ये ऑक्सीजन समंदर में घुलती रही और फिर लाखों सालों बाद ये हमारे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में भरने लगी। और इसी ऑक्सीजन ने आगे चलकर हम जैसे जटिल जीवों के लिए रास्ता बनाया। और इसका असर वो तो कमाल का था। जरा सोचिए, ऑक्सीजन से पहले हमारी पृथ्वी लाल रंग की दिखती थी, बिल्कुल मंगल की तरह। क्यों? क्योंकि समंदर लोहे से भरे थे। फिर आई ऑक्सीजन। उसने पानी में घुले सारे लोहे के साथ रिएक्ट किया और उसे समंदर की तलहटी में जमा दिया। और बस हमारा लाल ग्रह एक खूबसूरत नीले ग्रह में बदल गया। लेकिन ये सफर इतना सीधा भी नहीं था। ग्रह एक अजीब से क्लाइमेट साइकिल में फंस गया। देखिए, ज्वालामुखी फटते हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती, जिससे ग्रह गर्म होता और बर्फ पिघलती। लेकिन फिर बारिश उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से खींच लेती और चट्टानों में कैद कर देती। नतीजा, ग्रह फिर से ठंडा होकर एक बर्फ का गोला बन जाता। और ये सिलसिला लाखों साल तक चलता रहा। लेकिन बार बार जमने और पिघलने की इन मुश्किलों ने ही जीवन को और मजबूत बनाया और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनने पर मजबूर किया। और यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे हम कहते हैं जीवन का महाविस्फोट। और फिर तो जैसे इवोल्यूशन ने रफ्तार ही पकड़ ली। सबसे पहले लगभग 47 करोड़ साल पहले जमीन पर हरियाली छाई, जब पहले पौधे आए।
फिर करीब 37 करोड़ साल पहले जानवर भी हिम्मत करके पानी से बाहर जमीन पर आ गए। और इसी सब ने मंच तैयार किया डायनासोर के युग के लिए, जो तब शुरू हुआ जब दुनिया के सारे महाद्वीप एक ही सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का हिस्सा थे। और क्या राज किया है उन्होंने, 18 करोड़ साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, ये इतना लंबा समय है कि हम ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस पूरे वक्त डायनासोर ही इस धरती के असली राजा थे। जमीन पर, पानी में, आसमान में, हर जगह बस वही थे। उनका राज इतना पक्का था, इतना मजबूत था कि ऐसा लगता था ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो फिर वो गए कहाँ? कैसे खत्म हो गया ये अविश्वसनीय दौर? जवाब एक बार फिर आसमान से आया। सोचिए, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी एक चट्टान 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा पृथ्वी की तरफ आ रही थी। जब ये टक्कर हुई तो उससे इतनी एनर्जी निकली जितनी 10 करोड़ एटम बॉम्ब से निकलती है। टक्कर वाली जगह पर तो सब कुछ एक पल में भाप बन गया। आसमान में धूल का एक ऐसा बादल छा गया जिसने सालों तक सूरज को ढक के रखा। नतीजा, पौधे मर गए, पूरी की पूरी फूड चेन तबाह हो गई और डायनासोर, उनके साथ साथ धरती की 75% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होता है। डायनासोर के जाने से एक मौका बना एक नए तरह के जानवर के लिए, जो अब तक उनकी छाया में जी रहे थे। अब उनके लिए पूरा मैदान खाली था। और यहीं से शुरू हुआ हमारा युग, स्तनधारियों का, यानी मैमल्स का युग। जो जानवर इस तबाही से बचे वो छोटे छोटे थे, जो जमीन के नीचे बिलों में छिप गए थे। यही थे हमारे पूर्वज। फिर जैसे जैसे धरती ठीक होने लगी, अफ्रीका के घने जंगल कम होने लगे। इससे हमारे वानर पूर्वजों को पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना पड़ा। और यहाँ खुले मैदानों में 2 पैरों पर चलना एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन गया, खाना ढूंढने के लिए भी और शिकारियों से बचने के लिए भी। बस इसी एक छोटे से बदलाव ने इंसान बनने के हमारे लंबे सफर की शुरुआत कर दी। और अब एक ऐसी बात जो सच में सोचने पर मजबूर करती है। इस दुनिया को जैसी ये आज है, उसे बनाने में कुदरत को लगे 4.5 अरब साल, और हम इंसानों ने सिर्फ कुछ हजार सालों में इसे पूरी तरह से बदल के रख दिया। हमारे बदलाव की जो रफ्तार है, जो उसका स्केल है, वैसा इस ग्रह के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और यही बात हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। 4.5 अरब साल के हिंसक जन्म, बर्फ के युग और महाविनाशों के बाद पृथ्वी की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? पहली बार इस ग्रह के इतिहास में कोई एक स्पीशीज है जो इस सवाल का जवाब खुद लिख सकती है। कहानी का वो हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है।